नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का रविवार को निधन हो गया है। 75 साल के डालमिया ने देर रात कोलकाता के बिड़ला अस्पताल में अंतिम सांसें ली। दिल में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डालमिया पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। वो इसी साल मार्च में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे। देर रात डालमिया के पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल से उनके घर ले जाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सौरभ गांगुली खबर सुनते ही अस्पताल पहुंचे, फिर पार्थिव शरीर के साथ घर भी गए। आज सुबह 11:30 बजे से पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए ईडन गार्डन्स मैदान में रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जगमोहन डालमिया की निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं जगमोहन डालमिया के परिवार के साथ है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सचिन तेंदुलकर ने दुख जताते हुए ट्वीट किया है कि जगमोहन डालमिया के परिवार और दोस्तों को मेरी दिली संवेदनाएं। सालों तक उनसे मिले प्रोत्साहन और सहयोग को संजो के रखूंगा। जगमोहन डालमिया की निधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत राजनीतिक और क्रिकेट से जुड़ी तमाम हस्तियों ने जगमोहन डालमिया की आत्मा की शांति की कामना की। बिहार चुनाव के पहले पासवान परिवार में बगावत हो गई है। IBN 7 के कैमरे पर रामविलास पासवान के दामाद फूट फूट कर रोए और पासवान परिवार पर आरोप लगाए। रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के बहनोई अनिल कुमार साधु ने टिकट बंटवारे में पासवान पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। सांसद रामा सिंह ने भी LJP में बगावत की आवाज बुलंद कर दी है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बगावत पर कहा है कि पार्टी में ऐसा चलता रहता है। बीजेपी ने बिहार चुनाव को लेकर तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। अब सिर्फ 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी रह गया है। बिहार में 160 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी ने अब तक 153 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की किसान सम्मान रैली में सोनिया और राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों से जमीन नहीं, उनकी मां छीन रहे हैं। वहीं राहुल ने कहा कि संसद में कांग्रेस के 60 सांसदों की वजह से सरकार को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। किसान रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खिलाफ काला कानून लाए थे। दिल्ली में हुई किसान रैली में सोनिया और राहुल गांधी के हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस का काम किसानों की जमीन पर कब्जा करना रहा है। रविशंकर ने पूछा कि राहुल का भारत मां के बारे में क्या ख्याल है, जिनके दामन पर भ्रष्टाचार और गंदगी का दाग लगाया गया। एक दिन के अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। ईरानी ने कहा कि अगर मैं कांग्रेस या गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोलूंगी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। ईरानी ने कहा कि अब अमेठी में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में दम है तो मुझे जेल के पीछे भेज दें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक दिन का चिंतन शिविर आज मथुरा में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस के शिविर में 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस शिविर में राज्य के सभी विधायक और जिला अध्यक्षों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने रविवार को 12वीं बार लोगों से मन की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मन की बात मौन क्रांति की तरह है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी अपील के बाद खादी की बिक्री दोगुनी हो गई है। इसके लिए उन्होंने लोगों का धन्यवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने नेताजी पर बोलते हुए कहा कि नेताजी के परिवार वाले अक्टूबर में उनसे मिलने आने वाले हैं। नेताजी के घर वालों का स्वागत करने के लिए उत्साहित हूं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने वाराणसी की 9 साल की सोनम पटेल की गीता कंठस्थ करने के लिए तारीफ की, जिसके बाद सोनम और उनके माता पिता ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया।
एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा के बयान की आलोचना की है। कुरान को हिंदुस्तान की आत्मा नहीं होने वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि कुरान इंसानियत की आत्मा है। ईमानदारी को मुद्दा बनाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। एक आरटीआई से मिली जानकारी में सामने आया है कि दिल्ली सरकार ने सस्ते दाम में प्याज खरीदकर जनता को महंगे दामों में बेचा। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 18 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज खरीदकर उसे 40 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा। दरअसल प्याज की कीमतें बढ़ने के बाद सरकार ने सब्सिडी रेट पर प्याज बेचने का फैसला किया था। दिल्ली में सस्ती प्याज बेचने के लिए नासिक की एसएफएसी संस्था के करीब 18 रुपए प्रति किलो की दर से 2637 मीट्रिक टन प्याज खरीदा गया था। प्याज घोटाले के आरोपों के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस भ्रष्टाचार की परत दर परत खुल रही है। वहीं एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि यह बहुत दुख की बात है। सरकार का काम है कि वो जनता के लिए काम करे, ना कि उसे मुनाफा कमाए। जबकि कांग्रेस ने प्याज की बिचौलियों को बीजेपी का एजेंट बताया और कहा है कि बीजेपी की सरकार इनको सपोर्ट कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सफाई देते हुए कहा है कि प्याज दिल्ली सरकार ने नहीं बल्कि केंद्र ने खरीदा था और दिल्ली सरकार को 32 रुपए किलो की दर से प्याज बेचा गया था। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि 60 सालों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आयरलैंड के दौरे पर जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि यात्रा के दोनों देशों के लोगों के रिश्ते और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुजरात में जारी पटेल आरक्षण आंदोलन के बीच आरक्षण नीति पर पुनर्विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण पर विचार करने के लिए एक गैर राजनीतिक कमेटी बनाई जानी चाहिए। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा है कि वो पैसे बनाना बंद करें और लोगों के लिए काम करें। उन्होंने कहा है कि जो लोग राजनीति में हैं वो जनता के लिए काम करने के बजाय पैसा बना रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के लिए सीमा से सटे इलाकों के दौरे पर जा रहे हैं। अपने दौरे पर राजनाथ लद्दाख के चुमार में भी जाएंगे। अपने दौरे पर गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के फायरिंग से जूझ रहे सीमावर्ती इलाकों में भी जा सकते हैं। इस दौरान वो सांबा में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के लिए एक कैंटीन का भी उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में सीमा पर लगातार सीजफायर वायलेशन के बीच आज भारत पाक के बीच फ्लैग मीटिंग होगी। ये बैठक पुंछ में होगी। इस बैठक में सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए बातचीत की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट आज सलमान खान हिट एंड रन केस में की सुनवाई करेगा। सलमान खान के वकील ने लोअर कोर्ट द्वारा गैर इरादतन हत्या और सजा के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली है। आज दिल्ली की ऑटो और टैक्सी यूनियन दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोधी रैली निकालेगी। यूनियन दिल्ली सरकार की नई सिटी टैक्सी स्कीम का विरोध कर रही है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 17 मिलियन हो गई है। बिग बी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्याम राय की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आज इन तीनों आरोपियों को मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा। IBN 7 से खास बातचीत में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि यूएन के लिए पर्यावरण पर भारत का गोल तैयार है। उन्होंने कहा है कि भारत विकसित देशों के दबाव में नहीं आएगा बल्कि उन पर दबाव डालेगा। यूपी सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए 23 IAS और 42 IPS अधिकारियों का तबादला किया है। दिल्ली में डेंगू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई जगहों पर डेंगू के मच्छरों को रोकने के लिए फॉगिंग की जा रही है, लेकिन जब सीएम के घर के बाहर छिड़काव करने एमसीडी की टीम गई तब उन्हें मना कर दिया गया। नॉर्थ एमसीडी के मेयर रविंद्र गुप्ता भी सीएम के घर के बाहर अधिकारियों के साथ पहुंचे। एमसीडी बीजेपी के अंडर आती है। ऐसे में बीजेपी ने भी कहा कि डेंगू पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली में डेंगू अब भी बेकाबू हुए और अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली में डेंगू से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार भी इस पर नजर रखे हुए है। डेंगू के मरीजों को अब भी अस्पताल में बेड लेने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली के सभी स्कूलों में बच्चों को बताना है कि डेंगू से कैसे बचना है। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पतालों में 700 बेड्स और मंगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेता जॉय बनर्जी ने एक विवादास्पद बयान दिया है। जॉय ने कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की मुट्ठी में है और चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। टीएमसी पर निशाना साधते हुए जॉय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने लोगों को प्रभावित कर लिया, लेकिन अब की बार वो ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि चुनाव आयोग हमारे साथ है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने बच्ची को एम्स में भर्ती कराया है। सबसे पहले 2 लड़कों की नजर कपड़े में लिपटी इस बच्ची पर पड़ी। इसके बाद इसकी नजर इस जानकारी पास के फूल बेचने वाली महिला को दी गई। जब पुलिस को इस बच्चे के बारे में पता चला तो मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अपने कब्जे में लेकर एम्स में भर्ती करा दिया। पुलिस फिलहाल बच्चे के परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के कटनी में शुक्रवार रात एक आदमी गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। इस बीच सड़क बनाने वाली कंपनी के लोगों ने बिना देखे उस गड्ढे को मिट्टी डालकर पाट दिया और रोड रोलर चला दिया, उसे समतल कर दिया। सुबह कुछ लोगों को मिट्टी के नीचे दबे आदमी का हाथ और उसकी शर्ट नजर आई। लोगों ने मिट्टी हटाकर आदमी के शव को बाहर निकाला। 45 साल का यह आदमी शुक्रवार को पत्नी के साथ मेला देखने ससुराल गया था। पत्नी मायके में रुक गई और यह आदमी अपने गांव के लिए निकल गया और रास्ते में उसके साथ यह हादसा हो गया। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को वृंदावन पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव का दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए ऐसे आयोजन को संगीत को जीवंत रखने के लिए जरूरी बताया। मशहूर कार्टूनिस्ट नीलाभ बनर्जी को डायरेक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है। उन्हें ये उपाधि द जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल के चांसलर ने दी। इस मौके पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी भी मौजूद थे। 1965 की जंग में पाकिस्तान पर मिली जीत के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट पर रविवार को खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान सेना के अलग अलग अंगों के जवानों ने खास कार्यक्रम पेश किया। 1965 के युद्ध में भारतीय जवानों की वीरता को दिखाती एक खास प्रदर्शनी शौर्यांजलि पिछले एक हफ्ते से राजपथ पर लगी हुई है। गणपति बप्पा मोरिया की भक्ति के रंगों में पूरा देश डूबा हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के सबसे धूमधाम से मनाया जाने वाला इस पर्व में भक्तों ने विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की आराधना की। मुंबई में अंधेरी के राजा के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। वहीं पूरे महाराष्ट्र में 2.5 दिन के महालक्ष्मी पर्व की भी धूमधाम से शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर एक नए लड़के को पिस्टल चलाने का हुनर सिखा रहा है। इलाहाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। मरने का कारण आर्थिक तंगी थी। आज दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच टेडी के पूर्व डायरेक्टर जनरल आर.के. पचौरी के खिलाफ यौन शोषण के मामले की सुनवाई करेगी। असम की कांग्रेस सरकार के विरोध में बीजेपी आज गुवाहाटी में 24 घंटे का धरना प्रदर्शन करेगी। केरल का कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जहां पूरी तरीके से सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। कोलकाता में आज यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज प्राइवेट और मिनी बस ऑपरेटर ने पुलिस के अत्याचार के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। आज दिल्ली की एक अदालत हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ आरोप तय करेगी। लियाकत केस में दिल्ली पुलिस धीरे धीरे फंसती नजर आ रही है। गृह मंत्रालय ने इस केस की जांच एनआईए को सौंप दी है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सुरंग में फंसे मजदूरों को 9 दिन बाद भी नहीं निकाला जा सका है। अब खुदाई के लिए एक और मशीन मंगवाई गई है। साइबर सिटी गुड़गांव में
हजका नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजेश वाल्मीकि के 24 साल के बेटे मोहित पर गांव से गुड़गांव जाते वक्त बदमाशों ने हमला किया। त्रिपुरा में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन एलएफएफटी ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों में 2 बांग्लादेशी भी शामिल हैं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा गांवों में होने वाली निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य करने के फैसले को नोएडा के ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शराबी पति ने अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी की पीट-पीट कर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के मऊ में मोबाइल के लालच में एक लड़के ने दोस्तों के साथ मिलकर खुद का ही अपहरण करने का ढोंग रच डाला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रिंसिपल ने एक छात्रा की इस कदर पिटाई कर डाली कि उसका हाथ टूट गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पीतल कारीगर ने एक ब्लॉगिंग मशीन बनाई है। वर्चुअल ब्लॉगर नाम की इस मशीन से तेज रफ्तार के साथ स्पिन ब्लॉगिंग भी की जा सकती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आजकल मां नंद देवी के मेले की धूम मची हुई है। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने गर्भ में लिंग की जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। हरियाणा के भिवानी में महिला ने शौचालय में बच्ची को जन्म दिया। आरोप है कि चौधरी बंसीलाल अस्पताल में गर्भवती महिला को भर्ती नहीं किया गया। रांची के डोरंडा में स्कूल में शौचालय नहीं होने पर शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। दरअसल जांच में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई। छत्तीसगढ़ के जसपुर में भूत बेचकर ठगी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक व्यक्ति ने अपने भतीजे को पेट से उल्टा लटकाकर उसकी बुरी तरीके से पिटाई की। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज और 3 शुरुआती वनडे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। वनडे के टीम में अमित मिश्रा की वापसी हुई है तो गुरकीरत मान की टीम में नया चेहरा है। मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल के मुताबिक टीम सिलेक्शन मीटिंग में तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिली। बेंगलुरु में खेले गए तीसरे वनडे में भारत ए ने बांग्लादेश ए को 75 रनों से हरा दिया है। भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 297 रन बनाए थे। भारत ए और बांग्लादेश ए के बीच वनडे सीरीज के निर्णायक मैच में इंडिया ए के कैप्टन सुरेश रैना ने शतक बनाया। साउथ अफ्रीका सीरीज की तैयारी के लिए आज से बेंगलुरु में टीम इंडिया का कैंप शुरू हो जाएगा।